तो चलिए आज एक नई कहानी पढ़ना शुरू करते हैं और आज की हमारी इस नई कहानी का नाम है घाट बाबू। घाट बाबू ये बंगाली भाषा में बांग्ला भाषा में लिखी हुई कहानी है और इस कहानी के लेखक है विमल मित्र जी। इस कहानी को हिंदी में अनुवादित किया है सुभद्रा मालवी जी ने। तो चलिए आज ये बांग्ला भाषा में लिखी गई कहानी जो हिंदी में अनुवादित की है, ये कहानी हम आज पढ़ेंगे तथा समझेंगे। अब पाठ के कहानी के नाम से ही आपके मन में ये उत्सुकता जागती है या हम सभी के मन में उत्सुकता जागती है, घाट बाबू ये क्या है? तो घाट बाबू नाम है। अब जहां से हमारी कहानी शुरू होती है, लेखक अपने बचपन की यादें हमें सुना रहे हैं। तो लेखक अपने पाठशाला में जिस पाठशाला में पढ़ते थे, तो जैसे अक्सर बच्चों को टीचर्स अध्यापक सवाल पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, बिल्कुल ऐसा ही सवाल उस लेखक के कक्षा में, जब लेखक छोटे थे तो उनके पाठशाला में उनकी कक्षा में उनके अध्यापक जी ने, मास्टर साहब ने बच्चों को, सभी बच्चों को ये सवाल पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। अब ये जो सवाल है, तो हम आजकल के बच्चे तो सब खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, या उनके सपने होते ही हैं। लेकिन जिस ज़माने में ये पाठ लिखा गया है, उस ज़माने में लेखक कहते हैं कि उनके ज़माने में यानी हमारे ज़माने में ये जो बात है कि बड़े होकर आप क्या बनोगे, ये बच्चे तय नहीं करते थे बल्कि उनके माता पिता तय करते थे। तो जब लेखक की कक्षा में मास्टर साहब द्वारा ये प्रश्न पूछा गया तो सारे बच्चे सोच में पड़ गए, क्योंकि सबकी सोच तो यही थी कि हम क्या बनेंगे, ये तो माता पिता डिसाइड करते हैं, वो तय करेंगे। फिर भी बच्चों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दे दिया, सोच समझ के बिल्कुल। किसी ने कहा कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बहुत बड़ा व्यापारी। अब जब लेखक की बारी आती है तो लेखक, उनका जवाब अलग होता है। लेखक कहते हैं मैं बड़ा होकर लेखक बनूंगा, और लेखक के जैसा ही बिल्कुल एक अलग जवाब आता है, वो होता है अनादि का। अनादि भी लेखक की तरह ही जवाब देता है कि वो भी क्या बनना चाहेगा, वो भी लेखक ही बनना चाहेगा। और ये उत्तर सुनने के बाद सारी कक्षा के बच्चे हैरान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दो बच्चों के जवाब सिर्फ अलग होते हैं और ये सवाल, ये जवाब सुनने के बाद सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। अब लेखक और अनादि के बीच में जब बातचीत होती है तो अनादि लेखक से कह देता है, अब ये अनादि कौन है? अनादि लेखक की कक्षा का ही एक, उसके ही उम्र का, उसकी कक्षा में पढ़ने वाला एक बच्चा था और बहुत, उसके पिता बहुत धनी थे, व्यापारी थे बहुत बड़े, और किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन अनादि जो है वो बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था और उसके लिए उसके पिता ने हर विषय के लिए अलग अध्यापक घर पे रखे हुए थे उसे पढ़ाने के लिए। तो बस किसी तरह से वो पास हो जाता था। लेकिन अनादि को पढ़ने का बहुत शौक था, यानी पढ़ाई की पुस्तकें छोड़ के बाकी सारी पुस्तकें बहुत ही रुचि लेकर पढ़ता था। और बिल्कुल उसी तरह से अनादि के जो पिता थे उन्हें भी पढ़ने का शौक था। तो अनादि के घर पे बहुत सारी पुस्तकें हुआ करती थी। अनादि वो पुस्तकें पढ़ता था और लेखक भी कभी कभी अनादि के घर पर जाकर, अपने दोस्त के घर पे जाकर वो पुस्तकें पढ़ लेता था। एक बार बातों बातों में जब ये लेखक बनने की बात होती है कक्षा में, तो लेखक अनादि से प्रश्न पूछते हैं कि अगर तू लेखक बनेगा बड़ा होकर तो तेरे पिता का इतना बड़ा कारोबार वो कौन संभालेगा? तो अनादि लेखक के प्रश्न का उत्तर नहीं देता, बल्कि उसे ही, अनादि लेखक को ही प्रश्न करता है कि तू किस प्रकार का लेखक बनेगा, मतलब कौन सा लेखक, क्या लिखेगा, कैसे बनेगा? तो कहता है, लेखक जवाब देता है कि मैं दिन भर नौकरी करूंगा और फिर बचे हुए समय में लिखूंगा। तब अनादि एक बात कहता है कि अच्छा लेखक बनने के लिए अच्छा पाठक होना आवश्यक होता है, यानी अच्छा रीडर, पढ़ने वाला। अगर आप जितनी अच्छी अच्छी बातें आप पढ़ोगे उतनी ही अच्छी बात आप लिख सकते हो। तो लिखने के लिए पहले अच्छा पाठक होना आवश्यक होता है।
ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जाते हैं। ये छोटे जो पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो विद्यालय में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी, और इस तरह से उनकी पढ़ाई पूर्ण हो जाती है। तभी इधर उधर से लेखक को पता चल जाता है कि जो अनादि है उसने उसके माता पिता का देहांत हो गया है, और उसकी जो हवेली है वो किसी नॉन बंगाली यानी जो बंगाली नहीं है उन्होंने खरीदी है, और उसने सब कुछ बेच बाच कर वो विदेश भ्रमण के लिए निकल गया है। और यहाँ पे लेखक स्ट्रगल कर रहा होता है एक अच्छी नौकरी के लिए, यहाँ वहाँ इस शहर में अनेकों प्रांतों में घूम रहा होता है। तभी लेखक को एक हिंदी सिनेमा कंपनी से ऑफर आता है। एक हिंदी सिनेमा कंपनी होती है जो लेखक की कहानी के ऊपर, किसी कहानी पर फिल्म बनाना चाहती है। तो उन्हें वो फिल्म की कहानी लिखने के लिए, उसके पटकथा यानी जो स्टोरी है उसको उसका विस्तार करने के लिए, पटकथा लिखने के लिए लेखक की मदद की आवश्यकता थी। तो लेखक हाँ कर देते हैं, और सिर्फ हाँ करके नहीं होता, तो लेखक को जहाँ पे उस सिनेमा की शूटिंग शुरू होने वाली होती है उस लोकेशन पे जाना पड़ता है, और वो लोकेशन होता है मध्य प्रदेश के एक बहुत पिछड़े हुए गांव में। उस गांव में पहुंचने के लिए, मतलब मध्य प्रदेश में किसी स्टेशन पर उतरने के बाद उस गांव में पहुंचने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था, और उस नदी का नाम था आड़पा। इस आड़पा नदी को पार करने के बाद लेखक वहां पे पहुंच जाते हैं। लेखक सिनेमा की जो टीम होती है पूरी, उनके साथ लेखक होते हैं। देखते हैं तो बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था, कोई विकास नहीं था। एक छोटी सी वहां पे छोटा सा विद्यालय बनाया था, वो भी ग्राम पंचायत वालों ने बनाया था। तो उस समय उस विद्यालय के बच्चों को छुट्टी थी, तो इसीलिए लेखक उसे विद्यालय में ठहरते हैं। तो सिनेमा कंपनी की जो टीम होती है उनके लिए टेंट लगाए जाते हैं, तंबू लगाए जाते हैं। तो कुछ लोग सिनेमा कंपनी के उस टेंट में रहते हैं, कुछ लोग विद्यालय में रहते हैं। विद्यालय में रहने के बाद लेखक की मुलाकात वहां होती है रामावतार शर्मा जी से, जो उस विद्यालय के मास्टर साहब होते हैं। तो इतना पिछड़ा हुआ गांव, और वो इतना सीधा साधा गांव जहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, ये देखने के बाद लेखक के मन में कई सवाल उठते हैं। और उसमें से एक सवाल वे रामावतार शर्मा जी को पूछते हैं, और सवाल ये होता है कि इतने पिछड़े हुए गांव में जहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप यहाँ पे किस प्रकार से गुजारा कर लेते हैं। और इस बात पर रामावतार शर्मा जी उन्हें एक बहुत महान लेखक, जो रशियन लेखक थे टॉल्स्टॉय, उनकी एक कहानी सुनाते हैं रामावतार शर्मा जी। वो कहानी क्या होती है, वो कहानी सुनने के बाद रामावतार शर्मा जी के जीवन में क्या बदलाव आया, लेखक क्या सोचने लगा, वो कहानी उसने कहाँ से सुनी थी, रामावतार शर्मा जी ने वो कहानी कहाँ से सुनी थी, और ये सारी बातें हमें इस कहानी में पढ़नी है। तो कहानी बहुत सुंदर है। टॉल्स्टॉय एक ऐसे महान रशियन लेखक थे जिनका लेखन बिल्कुल संतों जैसा होता था। जीवन जीने के लिए जो हमारे जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव होने चाहिए, अच्छा इंसान बनने के लिए जो बदलाव होने चाहिए, जो गुण होने चाहिए, वो सारी बातें टॉल्स्टॉय ने अपने जो साहित्य है उसमें लिखी हुई है। और उनका लेखक इतना अच्छा है कि वो पता नहीं कितने लोगों को उस लेखन ने प्रभावित किया हुआ है। और वैसे ही हमारी इस कहानी में रामावतार शर्मा जी प्रभावित हो जाते हैं, लेखक प्रभावित हो जाते हैं, और भी कोई तो प्रभावित हो जाता है, और उसके बारे में हम इस पाठ में, इस कहानी में समझेंगे। तो कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा संदेश हमें ये देती है कि इंसान कितने भी बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाए, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, या कोई अच्छा खासा मंत्री बने, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बने, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन इंसान के मन में सबसे पहली इच्छा होनी चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा मनुष्य बने। और इसी बात का महत्व या यही सीख हमें इस पाठ से, इस कहानी से मिलती है। तो चलो बच्चों, कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का, कहानी का नाम है घाट बाबू। बंगला के सुप्रसिद्ध लेखक विमल मित्र के उपन्यास का संक्षिप्त रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यानी बंगाली भाषा में साहित्य लिखने वाले लेखक विमल मित्र, इनका एक उपन्यास है, उपन्यास यानी नोवेल, और उसका एक छोटा सा रूप हमें इस कहानी के रूप में रखा गया है हमारे सामने। एक धनी पिता का पुत्र, यानी एक अमीर पिता का बेटा, लेखक बनने की चाह रखते हुए भी
अपना सब कुछ बेचकर निर्धन बच्चों और गांव वालों को अपना सर्वस्व देकर इंसान बनना चाहता है। तो एक अमीर पिता का बेटा अपना सब कुछ बेच देता है और एक निर्धन बच्चों के लिए, गांव वालों के लिए अपना सब कुछ देकर अच्छा इंसान बनना चाहता है, और वह भी एक लेखक की उक्ति को पढ़कर, उक्ति यानी पंक्ति, तो एक लेखक की पंक्ति को पढ़कर उसके अंदर इतना सारा बदलाव आ जाता है। वो इतना सोचकर सब कुछ बेच बाच कर अपना सब कुछ गरीब बच्चों के लिए, निर्धन बच्चों के लिए, गांव वालों के लिए त्याग देता है। अब कहानी पढ़ते हैं। बचपन में पढ़ाते पढ़ाते एक दिन मास्टर साहब ने हमसे पूछ लिया था, बड़े होकर तुम लोगों में से कौन क्या बनना चाहता है। मास्टर साहब ने क्या प्रश्न पूछ लिया कि बड़े होकर तुम लोगों में से कौन कौन क्या क्या बनना चाहता है। हम सब अवाक, हम मतलब कौन, लेखक और उसके दोस्त जो उस कक्षा में बैठे थे, पढ़ रहे थे। अवाक यानी हैरान, यह तो कभी सोचा ही नहीं था, हम तो समझते थे कि यह काम हमारे माता पिता का है। तो लेखक क्या कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता था कि हम क्या बनेंगे बड़े होकर, ये सोचना किसका काम है, माता पिता का। यही हमारे जमाने का नियम था, मतलब उस जमाने में बच्चे क्या बनेंगे वो कौन डिसाइड करता था, मम्मी पापा यानी माता पिता। हम स्कूल जाकर पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर एक दिन परीक्षा देकर पास होंगे, उसके बाद कोई नौकरी करेगा, कोई व्यापार व्यवसाय करेगा यानी बिजनेस करेगा, और कोई बैठा बैठा पिता की संपत्ति से मौज उड़ाएगा। तो एक रूल ही था कि पढ़ेंगे, फिर नौकरी करेंगे, कोई बिजनेस करेगा, और जिसके पास पुरखों का धन है, दादा परदादा पिता का बहुत सारा धन है, वो उस धन की संपत्ति पर मौज उड़ाएगा। अनादि क्लास का सबसे शांत लड़का था। तो अनादि ये हमारी कहानी का मुख्य पात्र है, मुख्य पात्रों में से एक है। बहुत बड़े घर का बेटा था, यानी धनी परिवार का बेटा था, अमीर परिवार का। अनादि के पिता कालीश बाबू धनी होते हुए भी घमंडी नहीं थे। तो अक्सर जो अमीर लोग होते हैं उनमें एक दुर्गुण दिखाई देता है। ज्यादातर अमीर लोगों में जो ये दुर्गुण होता है वो होता है घमंड, अहंकार। लेकिन ये दुर्गुण अनादि के पिता यानी कालीश बाबू के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। वे हमेशा यही कहते, बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो लिखो, नहीं तो तुम लोग मनुष्य नहीं बन पाओगे, तो बहुत पढ़ो लिखो तभी अच्छा मनुष्य बनोगे। अनादि पढ़ने में होशियार नहीं था, उसके लिए हर विषय का अलग मास्टर रखा गया था। तो अनादि बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था या उससे भी कम था। पढ़ाई में उसका ज़्यादा दिमाग नहीं चलता था, तो उसके पिता ने उसे पढ़ाने के लिए घर पर हर विषय के लिए अलग टीचर, मास्टर रखे थे। वह हर साल किसी तरह से बस पास होता था, तो जैसे तैसे करके थोड़ा मेहनत करके वो सिर्फ पास होता था। उस दिन मास्टर जी के प्रश्न के उत्तर में सब ने अलग अलग जवाब दिया। तो जब मास्टर जी ने बच्चों को पूछा कि बच्चों आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो हर बच्चे ने अपनी सोच से, अपनी समझ से अलग अलग जवाब दिया। मैंने कहा मैं लेखक बनूंगा। तो लेखक ने क्या कहा, मैं क्या बनूंगा, लेखक बनूंगा। सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के जवाब ये हुआ करते थे, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा या कोई ऑफिसर बनूंगा। लेकिन लेखक का जवाब अलग था। लेखक ने क्या कहा, मैं लेखक बनूंगा। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर। अनादि ने भी कहा कि वह भी लेखक ही बनेगा। अनादि के पिता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके घर में ढेरों किताबें थी, ढेरों यानी बहुत सारी किताबें थी, क्योंकि अनादि के पिता जो कालीश बाबू थे उन्हें ही पढ़ने का शौक था। वह जितनी अपनी स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता, उससे अधिक वे सब किताबें पढ़ता जो घर में रखी हुई थी। मतलब स्कूल की पढ़ाई, स्कूल की जो पढ़ने वाली किताबें, उसमें उससे ज्यादा रुचि नहीं हुआ करते थे, बट स्कूल की पढ़ाई वाली पुस्तकें छोड़कर बाकी सारी किताबें वो बहुत ही इंटरेस्ट लेकर बड़ी रुचि से पढ़ता था। उन्हीं को पढ़ पढ़कर अनादि जैसे सारी दुनिया घूम लेता। तो जैसे हम कहते हैं कि पुस्तकों के जरिए हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, और पुस्तकों के जरिए हम पता नहीं एक जगह पे बैठ के कितनी सारी जगह पे घूम के आ सकते हैं, और साथ ही साथ पुस्तक ही होते हैं जो हमें बहुत सारी अच्छी, बुरी, सही, गलत जो बातें होती है वो भी हमें जीवन में सिखाती है।
और बहुत सारे निर्णय लेने में पुस्तक अगर हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये जो दुनिया के सारे अनुभव होते हैं ये हमें सिर्फ पुस्तकें पढ़ने से भी मिलते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से अनादि जैसे पुस्तकें पढ़ पढ़ के सारी दुनिया घूम लेता था, मैं भी अनादि के घर जाकर वह सब पढ़ता। तो लेखक को भी पढ़ाई का शौक था, पढ़ने का शौक था, तो लेखक भी उसके घर पर जाकर ये अलग अलग पुस्तकें पढ़ते थे। एक दिन अनादि बोला, जानता है, अच्छा लेखक होने से पहले अच्छा पाठक होना जरूरी है। यानी अच्छा लेखक बनने से पहले अच्छा पाठक यानी रीडर, पढ़ने वाला होना जरूरी है। मैंने पूछा, अगर तू लेखक बन जाएगा तो तेरे पिता का इतना बड़ा व्यवसाय कौन चलाएगा? तू अगर लेखक बना तो इतना बड़ा बिजनेस है तेरे पिता का, वो कौन चलाएगा? प्रश्न किसने पूछा? लेखक ने अनादि से। अनादि ने मेरे प्रश्न का उत्तर न देकर प्रति प्रश्न किया, लेकिन अनादि ने लेखक के प्रश्न का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे उल्टा प्रश्न पूछा, तू किस प्रकार का लेखक बनेगा? मैं कहता, मैं दिन में नौकरी करूंगा और बाकी समय लिखूंगा। लेखक ने जवाब दिया कि मैं क्या करूंगा, दिन में नौकरी करूंगा और फिर बाकी का समय जो मिलेगा उसमें मैं लिखने का काम करूंगा। धीरे धीरे हम स्कूल से कॉलेज और फिर एक दिन यूनिवर्सिटी पहुंच गए। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ा करते थे कॉलेज में दाखिल हो गए और फिर एक दिन यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए। वहां से निकलकर कौन कहाँ गया पता नहीं, और फिर हर एक जन अपना परिवार का पेट भरने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए अलग अलग मार्ग पर सब बच्चे चल पड़े। तो कौन कहाँ गया, कौन कहाँ, किसी को कुछ पता नहीं था। मैं नौकरी के सिलसिले में विभिन्न प्रांतों में घूमता रहा। लेखक को अच्छी नौकरी हासिल करनी थी, इसीलिए लेखक नौकरी ढूंढने के लिए अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्थानों पर घूमते रहे। अनादि के माता पिता नहीं रहे और तभी लेखक ने किसी के जरिए, ऐसे होता है हम स्कूल में होते हैं और फिर बाद में स्कूल छोड़ने के बाद किसी किसी के थ्रू ऐसे सुनने को मिलता है कि भाई ये वो कर रहा है, या ये दोस्त यहाँ पे गया है, ये दोस्त ये काम कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही लेखक को किसी के जरिए ये पता चलता है कि अनादि के माता पिता अब नहीं रहे, यानी वे गुजर गए हैं, उनका देहांत हो गया है, और उसकी हवेली एक गैर बंगाली व्यापारी ने खरीद ली। गैर बंगाली मतलब क्या? जो बंगाली नहीं था, और वह विदेश भ्रमण को निकल गया है। तो उसने अपना सब हवेली मतलब क्या होता है? बहुत महल जैसा बड़ा मकान। तो उसने वो हवेली किसी गैर बंगाली व्यापारी ने खरीद ली थी और अनादि वो बेचकर विदेश भ्रमण के लिए निकल गया था। बरसों तक इधर उधर भटकते रहने के बाद मैंने सोचा कि अब एक जगह टिक जाऊंगा। तो लेखक अच्छी नौकरी के सिलसिले में अच्छी नौकरी पाने के लिए बरसों तक यहाँ वहां घूमते रहे और फिर उन्होंने सोचा कि अभी एक जगह पर टिक जाना चाहिए। ठीक इसी समय एक हिंदी सिनेमा कंपनी ने मेरी एक कहानी पर फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा। तो लेखक के पास एक प्रस्ताव आया कि उनकी किसी कहानी पर एक सिनेमा कंपनी, हिंदी सिनेमा कंपनी फिल्म बनाना चाहती है। पटकथा लिखने में मेरा सहयोग मांगा और उस फिल्म की पटकथा लिखने के लिए, यानी कहानी का थोड़ा विस्तार करने के लिए, डायलॉग्स वगैरह जो लिखने होते हैं उसके लिए लेखक का सहयोग मांगा। मुझे केवल पटकथा ही नहीं लिखनी पड़ी, उनके साथ लोकेशन पर मध्य प्रदेश के एक गांव में भी जाना पड़ा। यानी जहां पर वो कहानी घटती है, जहां पर वो सिनेमा की शूटिंग होने वाली थी, उस लोकेशन पर लेखक को सिनेमा की टीम के साथ जाना पड़ा। और वो लोकेशन कहाँ था? मध्य प्रदेश में। टिल्डा स्टेशन पर उतरकर कदमकुथ गांव जाना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में जो लोकेशन था ये कहां पर था? कदम कूथा नाम का गांव है, और वो कदम कूथा गांव कैसे जा सकते थे? टिल्डा स्टेशन पर उतर के। यानी मध्य प्रदेश में जो कदम कूथा नाम का गांव था वहां पे वो शूटिंग लोकेशन था फिल्म का, और टिल्डा स्टेशन पर उतरकर फिर कदम कूथा गांव जाना पड़ता था। रास्ते में एक नदी पड़ती है, आड़पा। तो ये नदी का नाम आपको अंडरलाइन करना है और ध्यान में रखना है। नदी का नाम क्या है? आड़पा।
यानी आड़पा नदी पार करने के बाद फिर वो कदम कूथा गांव में पहुंच सकते थे। प्रतिदिन असंख्य लोग इस पार उस पार आते जाते थे। तो कदम कूथा गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो तो हर दिन उस नदी को पार करते थे, आते जाते रहते थे। अब लेखक की जो टीम, लेखक और वो सिनेमा की टीम, ये लोग भी उस आड़पा नदी को पार करके उस कदम कूथा गांव में चले जाते हैं। हमें भी नाव से उस पार जाना पड़ा। उस पार जाकर सिनेमा कंपनी का तंबू गाड़ा गया। तंबू यानी टेंट। तो टेंट लगाया गया उनको रहने के लिए। कुछ लोग उसमें रहे, बाकी के हम कुछ लोग स्कूल में ठहर गए। तो कुछ लोग उस सिनेमा कंपनी ने अपने लोगों को रहने के लिए, अपने टीम को रहने के लिए जो टेंट बनाए थे, लगाए थे, उन टेंटों में रह गए। और कुछ लोग जो है वो स्कूल में ठहर गए, जो उस गांव का स्कूल था उसमें। निपट देहात का स्कूल। निपट यानी बिल्कुल, देहात यानी गांव। बिल्कुल गांव का जो स्कूल होता है, एकदम सिंपल सा, उसकी वास्तु जो रहेगी बहुत ही सिंपल सी, सादी सी बिल्कुल। और कोई सुविधा नहीं उस स्कूल में पढ़ने के अलावा, जैसे बोर्ड या थोड़ा बहुत वो लिखने की सुविधा छोड़कर कोई सुविधा नहीं थी। जैसे बैठने के लिए कोई बेंचेस वगैरह कुछ नहीं, इस प्रकार से कोई सुविधा नहीं थी। वहां की ग्राम पंचायत ने ही यह स्कूल खोला था। तो स्कूल भी किसने ओपन किया था? वहां की गांव की ग्राम पंचायत ने। स्कूल में छुट्टी थी। मैं मास्टर जी से बातें करने लगा और मैंने पूछा, इस पिछड़े गांव में सारा जीवन बिताना आपको खराब नहीं लगता क्या? तो जो लेखक के मन में आया कि भाई इतने पिछड़े हुए इलाके में और ऐसे स्कूल में ये मास्टर जी पढ़ाते हैं, पता नहीं कैसे ये रहते हैं। और वही प्रश्न उन्होंने मास्टर जी से पूछा। मास्टर जी का नाम है रामावतार शर्मा जी। तो रामावतार शर्मा जी को क्या पूछा लेखक ने कि इस पिछड़े गांव में, पिछड़े मतलब बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, कोई विकास नहीं है उस गांव का, ऐसे गांव में आप सारा जीवन बिताओगे, आपको खराब नहीं लगता? मास्टर रामावतार शर्मा बोले, खराब क्यों लगेगा? मेरे हाथों आखिर कुछ लोग तो मनुष्य बन रहे हैं, मनुष्य बन ही रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे खराब नहीं लगता क्योंकि मेरे हाथों से यहाँ क्या बनते हैं? मनुष्य बनते हैं। मैं यहाँ बड़े आराम से हूँ, कुछ बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बना रहा हूँ। तो मैं खुश हूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान, अच्छा मनुष्य बना रहा हूँ। फिर उन्होंने रूसी लेखक यानी रशियन लेखक लियो ताल्स्ताय से संबंधित एक अद्भुत कहानी सुनाई। तो ये लियो ताल्स्ताय कौन थे? ये मैंने शुरुआत में बताया, रशियन लेखक थे, बहुत महान लेखक, जिनके लेखक ने सभी को प्रभावित किया। तो उनसे संबंधित एक अद्भुत कहानी उन्होंने सुनाई। रामावतार शर्मा जी ने किसे सुनाई? तो सुनाई है हमारे लेखक को, जिसे सुनकर मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ताल्स्ताय का नाम यहाँ छत्तीसगढ़ के इस गुमनाम से गांव में सुनने को मिले, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो लेखक के दिमाग में तो कभी ऐसा आया ही नहीं कि इतने गुमनाम पिछड़े हुए गांव में इतने महान रशियन लेखक का नाम मुझे सुनने को मिलेगा। तो लेखक तो इसी बात से हैरान हो गए। वे बोले, मित्र, मैं भी छुटपन में आपके समान ही एक लेखक बनना चाहता था। तो रामावतार शर्मा जी अपनी कहानी सुनाने लगे हमारे लेखक को। क्या बोले? मित्र, मैं भी छुटपन में यानी बचपन में आपके समान ही एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन ताल्स्ताय के जीवन की वह घटना सुनकर अपनी उस आकांक्षा को त्याग कर आज मैं इस छोटे से गांव का स्कूल मास्टर बना हूँ। तो मतलब टॉल्स्टॉय के जीवन की वो एक घटना मैंने सुनी और उसके बाद मैंने अपने बड़ा लेखक बनने की जो इच्छा थी, आकांक्षा थी, उसको मैंने त्याग दिया और आज मैं इस छोटे से गांव का स्कूल मास्टर बना हूं और मैं बहुत खुश हूं। मास्टर जी उस समय अपने लिए भोजन बना रहे थे। कहने लगे, बहुत पहले की बात है। तो मास्टर जी खाना बना रहे थे और वे अपनी कहानी सुना रहे थे खाना बनाते बनाते। तो क्या बताते हैं देखते। बहुत पहले की बात है, सन 1909 की। यानी ये कहानी कौन सी वो सुना रहे हैं? जो उन्होंने सुनी थी टॉल्स्टॉय के जीवन की। रशियन लेखक टॉल्स्टॉय के जीवन की ये कहानी जो उन्होंने सुनी थी वो अभी वे लेखक को सुना रहे हैं। रूस में एक लड़का अपने कमरे में खिड़की दरवाजे बंद करके माता पिता से चोरी छिपे एक चिट्ठी लिख रहा था। तो एक लड़का था और वो दरवाजे खिड़की बंद करके अपने कमरे की माता पिता से चोरी छिपकर एक
चिट्ठी लिख रहा था, खत लिख रहा था। कई कागज बर्बाद करने के बाद उसने किसी तरह से चिट्ठी पूरी की। लड़के की उम्र थी केवल 8 वर्ष। अब 8 वर्ष का बच्चा वो किस प्रकार से चिट्ठी लिखेगा? तो पता नहीं कितनी बार उसने वो रफ कर दिया या पेपर फाड़ कर फेंक दिया, और फिर ऐसा करके बहुत मेहनत करके उसने वो चिट्ठी पूरी की, और उसकी उम्र थी सिर्फ 8 साल। 8 वर्ष का लड़का किसी को इस तरह चिट्ठी लिख सकेगा? इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 8 साल का लड़का कैसे चिट्ठी लिख सकता है किसी को इस पर विश्वास नहीं होगा। अब वो चिट्ठी कैसी थी तो उसका वर्णन है यहाँ पे। हिज्जों की गलतियों से भरी, हिज्जो यानी वर्तनी, वर्तनी यानी लाइक स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। तो बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक थे उसमें, हिज्जों की गलतियों से भरी थी। टेढ़ी मेढ़ी लाइन में रद्दी कागज यूज किया था लिखने के लिए। एक दिन चोरी चोरी वह चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल आया। तो वो 8 साल का बच्चा जिसने टेढ़ी मेढ़ी लाइन में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक करके किसी को चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी बड़ी मेहनत से वो लेटर बॉक्स में, यानी पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स, उसमें डाल के आया। क्योंकि उस जमाने में बात करने का तरीका वही था, पत्र के जरिए, तो इसलिए वो चिट्ठी उसने लेटर बॉक्स में डाल दी। उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। चिट्ठी में उसने लिखा था, डियर काउंट टॉल्स्टॉय, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो चिट्ठी उस बच्चे ने किसे लिखी थी? महान लेखक रशिया के टॉल्स्टॉय जी को। और क्या लिखा था? आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दुनिया में सबसे अधिक श्रद्धा मैं आपके प्रति ही रखता हूं। दुनिया में सबसे अधिक श्रद्धा विश्वास मुझे आप पर ही है। बड़ा होकर एक दिन मैं आपके समान ही साहित्यकार बनना चाहता हूं। उस बच्चे ने चिट्ठी में क्या लिखा था? कि मैं भी आपके समान साहित्यकार यानी लेखक बनना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं इति। और इसीलिए मुझे आपसे क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए कि मैं एक अच्छा साहित्यकार, एक अच्छा लेखक बन पाऊं। संक्षिप्त सी चिट्ठी थी। संक्षिप्त मतलब बहुत छोटी सी, बस इतना ही लिखा था उसने कि मुझे आपके जैसा साहित्यकार बनना है तो आप आशीर्वाद दीजिए, ओके, यानी लेखक बनना है। तो बिल्कुल शॉर्ट, छोटी सी, संक्षिप्त सी चिट्ठी थी। किंतु जिन्हें प्रतिदिन सैकड़ों चिट्ठियां मिलती हो, वह भला 8 वर्ष के एक साधारण से बालक की हिज्जे की भूलों से भरी हुई चिट्ठी का जवाब देंगे? अब वो इतने बड़े रशियन लेखक थे टॉल्स्टॉय, उनको हर दिन पता नहीं कितनी चिट्ठियां आती होगी, और वो उस छोटे से 8 साल के बच्चे की जो बिल्कुल अस्त व्यस्त चिट्ठी थी जिसमें कई गलतियां थी, उस बच्चे की चिट्ठी का जवाब वो भला क्यों देंगे? लेकिन एक दिन सचमुच टॉल्स्टॉय का जवाब आया। लेकिन हैरानी की बात थी, टॉल्स्टॉय जी ने उस बच्चे को भी रिप्लाई किया, पत्र लिखा था खुद। लड़के के माता पिता दोनों ही उस दिन बाहर वाले कमरे में बैठे थे। तो जब पत्र का जवाब आया तो उस 8 साल के लड़के के माता पिता भी घर के बाहर वाले कमरे में थे। तभी डाकिया चिट्ठी दे गया, और तभी उनके सामने ही, मतलब डाकिया आया, डाकिया यानी पोस्टमैन, तो वो चिट्ठी देकर चला गया। पहले तो उन्होंने समझा चिट्ठी उनके लिए है। अब माता पिता को तो पता नहीं था कि 8 साल के बच्चे ने ऐसे कोई चिट्ठी भेजी है, तो उसके नाम से चिट्ठी आने का सवाल ही नहीं था। उन्हें लगा चिट्ठी उन्हीं के लिए होगी, लेकिन नहीं, चिट्ठी पर तो उनके 8 वर्ष के पुत्र का नाम लिखा था। तो उनके 8 वर्षीय पुत्र का नाम चिट्ठी पर था, यानी चिट्ठी थी उस बालक के लिए। आश्चर्य, 8 साल के लड़के को किसने चिट्ठी लिखी? तो उसके माता पिता तो हैरान हो गए कि इसके 8 साल के हमारे बच्चे को किसने चिट्ठी लिखी है। जल्दी से उन्होंने चिट्ठी खोली। भेजने वाले का नाम पढ़कर तो वे अवाक रह गए। तो जिसने भेजा था वो नाम देखने के बाद तो वो एकदम हैरान रह गए। उसमें लिखा था, तुम्हारी लेखक बनने की इतनी तीव्र इच्छा है, इसका मतलब यह है कि तुम सांसारिक प्रसिद्धि पाना चाहते हो। सांसारिक प्रसिद्धि यानी दुनियावी फेम, फेम बोलते हैं जिसे हम, दुनिया में प्रसिद्ध होना, फेमस होना, फेम पाना। तो टॉल्स्टॉय जी ने उस बच्चे को क्या रिप्लाई किया था कि तुम लेखक बनने की इतनी तीव्र इच्छा जो रख रहे हो ना, इसका अर्थ क्या है कि तुम्हें इस दुनिया में प्रसिद्धि चाहिए, फेम चाहिए। किसी के प्रति कठोर नहीं बनूंगा, किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सबसे प्रेम करूंगा, यही मनुष्य की प्रथम और मुख्य कामना यानी इच्छा होनी चाहिए।
तो मैं बहुत बड़ा लेखक बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। ये हमारी मुख्य इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो मुख्य इच्छा क्या होनी चाहिए कि हम किसी के प्रति कठोर व्यवहार नहीं करेंगे, यानी निर्दयता से पेश नहीं आएंगे, किसी पर दोषारोपण नहीं करेंगे, यानी किसी को दोष नहीं लगाएंगे किसी बात के लिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और सभी से प्रेम करेंगे। ये हमारे जीवन का, इंसान के जीवन का प्रथम एक भाव होना चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए। और ये रिप्लाई किसने किया था? टॉल्स्टॉय जी ने उस 8 वर्षीय बालक को। रामावतार शर्मा बोले, चिट्ठी पढ़कर 8 वर्ष का बालक, वह बालक कुछ भी न समझा, क्योंकि समझ पाने की उसकी उम्र नहीं थी। चिट्ठी पढ़ने के बाद तो उसको कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि 8 साल का था, उसे तो कुछ नहीं समझा। बस वो तो वह यही सोचता रहा कि जब डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, अकाउंटेंट होने में या वो इच्छा रखने में कोई खराबी नहीं है, तो लेखक होने की इच्छा ही खराब क्यों है। उन्होंने सिर्फ इतना ही, मतलब उस बच्चे ने इतना ही सोचा कि अगर डॉक्टर बनने में कोई खराबी नहीं, इंजीनियर बनने में खराबी नहीं, तो लेखक बनने में क्या खराबी है। लड़के के माता पिता प्रसन्न थे कि वे इतने बड़े साहित्यकार ने उनके बेटे को चिट्ठी लिखी थी। लेखक के माता पिता बहुत प्रसन्न थे, किस बात से? कि इतने बड़े साहित्यकार ने, इतने बड़े लेखक ने उन्हें क्या लिखी है? चिट्ठी लिखी है। लड़का रातों रात गांव में प्रसिद्ध हो गया। अब इतने महान लेखक का रिप्लाई आया है, तो वो छोटा सा बालक गांव में रातों रात फेमस हो गया। दूर दूर से उस लड़के और चिट्ठी को देखने के लिए लोग आने लगे। तो आसपास के गांव के लोगों की जैसे लाइन लग गई, उनके घर में भीड़ इकट्ठी होने लगी। तांता बन गया लोगों का कि ये वही लड़का है, और उसे देखने के लिए लोग आने लगे, चिट्ठी देखने आने लगे। अब तो हर लड़का उनको चिट्ठी लिखने लगा। और जब सभी को पता चला कि ये टॉल्स्टॉय जी तो इतने छोटे बालक को भी रिप्लाई कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं पत्र के जरिए, तो सभी बच्चों ने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। किंतु उसी साल 20 अक्टूबर को टॉल्स्टॉय की मृत्यु हो गई। लेकिन वो दूसरे बच्चों का दुर्भाग्य था कि टॉल्स्टॉय जी की उसी साल 20 अक्टूबर को मृत्यु हो गई और फिर किसी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। तो ये कहानी किसने सुनाई? रामावतार शर्मा, जो उस देहात के गांव के, छोटे से गांव के स्कूल के मास्टर साहब थे, उन्होंने ये कहानी लेखक को सुनाई। मैंने भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर लेखक बनने का अपना विचार त्याग कर इन लड़के लड़कियों को अच्छा नागरिक बनाने की साधना शुरू कर दी और बस आ गया स्कूल में। तो रामावतार शर्मा जी ने कहा कि इसी टॉल्स्टॉय जी की इसी कहानी को पढ़कर, इसी कहानी से प्रेरणा लेकर मैंने लेखक बनने का अपना विचार छोड़ दिया, त्याग दिया, और मैं आ गया स्कूल में यहाँ के गरीब, निर्धन, पिछड़े हुए बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने की साधना लेकर। मैंने पूछा, तो लेखक ने उन्हें पूछा, टॉल्स्टॉय की चिट्ठी की घटना आपने किस किताब में पढ़ी? उसका नाम बताएंगे? यानी ये जो टॉल्स्टॉय की चिट्ठी वाली घटना है, ये आपने कहाँ पढ़ी, कौन सी किताब में, मुझे बताएंगे नाम? वह घटना मैंने घाट बाबू से सुनी थी, शर्मा जी ने कहा। तो रामावतार शर्मा जी ने उत्तर दिया कि ये मैंने किससे सुनी है? घाट बाबू से। मैंने पूछा, घाट बाबू? घाट बाबू कौन? लेखक ने पूछा। रामावतार शर्मा जी ने कहा, वही जिन्होंने आपको नदी पार कराई थी। घाट बाबू ही खुद नाव लेकर सबको नदी पार करवाते हैं। इसके लिए किसी से एक भी पैसा नहीं लेते। आपने तो उन्हें देखा है। तो रामावतार शर्मा जी ने घाट बाबू के बारे में क्या बताया कि आपने उन्हें देखा है, वो जो आड़पा नदी पार कराने वाले हैं ना, खुद नाव लेकर सबको पार कराते हैं और एक भी उसका पैसा नहीं लेते, वही तो घाट बाबू है। मैंने पूछा, वही जिसने माथे पर पगड़ी बांध रखी थी? लेखक ने पूछा, अच्छा वो घाट बाबू जिसने माथे पर पगड़ी बांधी थी? हाँ, वही हमारे घाट बाबू है, रामावतार शर्मा जी ने जवाब दिया। अब ये जो पैराग्राफ है, ये सारी घाट बाबू के बारे में जानकारी दी गई कि वो कौन थे, उन्होंने क्या काम किया था वहाँ पे। हाँ, वही हमारे घाट बाबू है। यह स्कूल उन्हीं के पैसों से बना है। ये जो स्कूल है, ये जो विद्यालय जहाँ पे हम बैठे हैं, ये उन्हीं के पैसों से बना है। और यह स्कूल ही नहीं, यहाँ के आदिवासी बच्चों के लिए घाट बाबू ने एक लाइब्रेरी भी बना दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक अस्पताल भी बनवाया है। तो लाइब्रेरी भी बना दी है
और एक अस्पताल भी बनवाया है। वहाँ सिर्फ दवा ही नहीं, बीमारों के लिए विशेष भोजन की भी व्यवस्था है। मतलब अस्पताल भी ऐसा बनाया है कि सिर्फ दवा पानी की व्यवस्था नहीं है, बल्कि बीमारों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है। इस स्कूल में पढ़ा हुआ एक लड़का नागपुर से डॉक्टरी पास करके आया है और इसी अस्पताल में डॉक्टर है। और इसी स्कूल से, ये जो आपको छोटी स्कूल दिख रही है, यहाँ से पढ़ा हुआ एक लड़का डॉक्टर बनने के लिए नागपुर गया था और अब डॉक्टर बन के यहाँ आया है और यही के अस्पताल में डॉक्टर है। रामावतार जी से घाट बाबू की बातें सुनते सुनते बहुत रात हो गई। तो इस प्रकार से रामावतार शर्मा जी लेखक को उस घाट बाबू के बारे में पता नहीं कितनी बातें बताते रहे। सुनते सुनते बहुत रात हो गई। मैंने देखा चारों ओर की दीवारों के सहारे रखी अलमारियों में बहुत सी किताबें कतारों में सजाकर रखी हुई थी। और लेखक ने देखा कि उस पाठशाला में चारों ओर बहुत सारी किताबें अलमारी में सजाकर रखी हुई थी, एक लाइन में, एक कतार में। मैंने पूछा, ये सब किताबें किसकी है, इन्हें कौन पढ़ता है? लेखक ने रामावतार शर्मा जी से पूछा। शर्मा जी ने बताया, जी ये सारी किताबें घाट बाबू की हैं। उन्हें लेखक बनने का नशा था। उन्हें भी क्या बनना था? लेखक। लेकिन टॉल्स्टॉय की वह चिट्ठी पढ़ने के बाद से उन्होंने लिखना छोड़ दिया और यहाँ आकर घाट बाबू हो गए। तो जब उन्होंने वो टॉल्स्टॉय की चिट्ठी की घटना पढ़ी तो उन्होंने लेखक बनने की इच्छा को त्याग दिया, छोड़ दिया लिखना और यहाँ आकर घाट बाबू हो गए। वे एकदम से बोल उठे, वह देखिए घाट बाबू आ रहे हैं। तो जब लेखक और रामावतार शर्मा जी की बातचीत हो रही थी या बातचीत चल रही थी, तभी वहां से घाट बाबू आए। तो जैसे ही रामावतार शर्मा जी ने देखा, वे तुरंत लेखक को कहते कि वो देखो घाट बाबू आ रहे हैं। मैंने देखा घाट बाबू अंदर आ रहे हैं। माथे पर पगड़ी, बदन पर फतुई, गाढ़े की धोती और पैरों में चमरोधा जूता। तो ये उनके पहनावे का वर्णन है। माथे पर पगड़ी, बदन पर फतुई यानी कुर्ते, गाढ़े की धोती, गाढ़ा ये कपड़े का प्रकार है, नाम है, और पैरों में चमरोधा जूता। चमरोधा यानी चमड़े का। याद आया, यही घाट बाबू नाव खेकर हमारी सिनेमा पार्टी को आड़पा नदी के इस पार ले आए थे। और फिर लेखक को याद है, हाँ यही घाट बाबू है जो हमें नाव खेकर यानी नाव चलाकर हमारे सिनेमा की टीम को नदी के इस पार ले आए थे। पहले तो पहचान ही नहीं पाया, पहले तो मैंने उसे पहचान नहीं, लेखक कहते हैं, लेकिन माथे पर से पगड़ी खुलते ही मैं जैसे आसमान से गिरा। जैसे ही उस घाट बाबू ने अपने माथे पर की पगड़ी निकाली, लेखक तो आसमान से गिरे यानी हैरान हो गए, आंखें फाड़ कर देखने लगे और मैं उछल पड़ा, अरे अनादि। तो ये कौन था घाट बाबू? यानी वही लेखक का दोस्त जो बचपन में लेखक के जैसे ही इच्छा प्रकट कर रहा था कि मैं भी लेखक बनूंगा। तो ये अनादि ही कौन था? घाट बाबू। अरे अनादि! अनादि ने तब मेरी ओर देखा और पहचान कर कहा, अरे तू! मैं अनादि को सामने पाकर खुद में खोया खोया सा बोल उठा। तो जब लेखक को वो एक शॉकिंग मोमेंट था और जब वो अपने आप को संभाला, उन्होंने आसपास देखा और जब उनको सब समझ में आया तो वो अपने विचारों में खो गए। और अपने विचारों में खोए खोए लेखक बोल उठे, तूने हम सबको हरा दिया भाई। यह कहकर मैं उसके पैर छूने ही वाला था कि उसने मुझे हृदय से लगा लिया। छी छी, किस लिए पैर छू रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? अनादि ने लेखक से कहा, पैर मत छुओ, तू पागल तो नहीं हुआ? मैं स्वयं को संभाले न रख सका। मेरी आंखों से सावन की झड़ी लग गई। लेखक इतने हैरान थे, इतने खुश थे अनादि से मिलके और अनादि के इस त्याग को देखकर लेखक इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं विचार करने लगा, 2500 वर्ष पहले कोई एक राजा का पुत्र धूल भरे पथ पर उतरकर भगवान बुद्ध हो गया था। तो 2500 वर्ष पहले किसी बहुत बड़े राजा का बेटा यानी हमारे गौतम बुद्ध, जो उन्होंने सब राजापन जो था, राजमहल सबका त्याग कर कर पथ पर उतरे थे और फिर भगवान बुद्ध हो गए थे। और आज के इस युग में ठीक वैसी ही आश्चर्यजनक घटना घटी। एक करोड़पति का पुत्र अनादि मुखर्जी किसी की लिखी हुई एक किताब पढ़कर न जाने किस जादू मंत्र से घाट बाबू बन गया था। और इन्हीं विचारों के साथ हमारी कहानी यहाँ पे पूर्ण होती है।
तो कहानी सच में बहुत अच्छी है, हमारे दिल को भी छूती है कि ऐसे भी मनुष्य, इतने महान सोच रखने वाले मनुष्य भी दुनिया में होते हैं जो अपना जीवन सिर्फ किसी एक पंक्ति को देखकर पूरी तरह से, उस पंक्ति को जानकर समझकर पूरी तरह से अपना जीवन बदल देते हैं और अपना सब कुछ दूसरों के लिए त्याग देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी कहानी पूर्ण कर दी है। अब बच्चों, आपको ये कहानी पढ़नी है और फिर से अच्छे से समझनी है। अगर कुछ डाउट्स है तो उन्हें मार्क करना है। साथ ही साथ कहानी के जो शब्दार्थ है वो आपको लर्न करने हैं। और अगर कुछ डाउट्स है तो हम जूम लाइव लेक्चर्स में देखेंगे ही, और शब्दार्थ जो है वो मैं आपको जूम सेशन में पूछूंगी। अब इस पाठ के ऊपर कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे अनादि कैसा लड़का था। तो जैसे हम सभी को पता है, अनादि बिल्कुल ही पढ़ाई में कमज़ोर था, एक अमीर पिता का लड़का था, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब पढ़ाई की किताबें छोड़कर बाकी किताबें पढ़ने का शौक था। लेखक कौन था, वहाँ क्यों गया था, वह कहाँ गया, मतलब वो मध्य प्रदेश के उस गांव में गया था, क्यों गया था, ये सब आपको प्रश्न समझने हैं। प्रश्न बिल्कुल आसान है। आप ये प्रश्न, आपको ये प्रश्न पढ़ने हैं और उसके उत्तर अपने कहानी में मार्क करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहानी हमने पूर्ण कर दी है। तो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।